हेलो स्टूडेंट्स। अभी अपन देखेंगे हाउ डू वी सॉल्व द मल्टीपल करेक्ट आंसर्स राइट ऑफ चैप्टर एटॉमिक ऑफ टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4B में जो ये है मल्टीपल करेक्ट आंसर, अभी अपन इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर द रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ओके, आरपीटीएफ की बातें कर रहा है, विच आर द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। द नंबर ऑफ मैक्सिमा इन 2s ऑर्बिटल आर 2। ओके, ये अपन देखते हैं पहला स्टेटमेंट। देखो, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना मल्टीपल चॉइस वाले, इनको थोड़ा ध्यान से करना है, थोड़ा टाइम लगा के करना है। एक भी ऑप्शन इधर उधर हो गया तो मतलब पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे अपने को। ठीक है, ओके। इन रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, अगर मैं 2s ऑर्बिटल का बना हूं, जो कि अपन पढ़ते हैं क्लास में, राइट, तो इसमें अपन देखते हैं पहले ये कर्व बन गया, फिर ये वाला कर्व बन गया, फिर ऐसे गया, एंड दिस इज 4 पाई r² साई स्क्वायर, और आर स्क्वायर लिख देते हैं, ये r लिख देते हैं। तो अपने को ये पता लग गया भाई इधर कितने मैक्सिमाज हैं, इधर 2 मैक्सिमाज हैं। यस, तो इट मींस द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इट मींस ये करेक्ट है, और करेक्ट ही कुछ है, तो अपन इसको करेक्ट मान लेते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ स्फेरिकल और रेडियल नोड्स इज इक्वल टू n-n-1। ये भी बहुत ही प्लेन है, ये भी अपन फॉर्मूला पढ़ते ही है, रेडियल नोड्स का यही होता है। द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स आर इक्वल टू l, हाँ ये भी सही है, ये भी फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं, करेक्ट, राइट। एंड द लास्ट इज 3d z² हैज 2 एंगुलर नोड्स। 3D के केस में अपन बेसिकली एंगुलर नोड्स की बातें नहीं करते, अपन इनको कहते हैं नोडल कोन्स कहते हैं। तो बेस्ट स्टेटमेंट ये रहेगा अगर नोडल कोन्स आएंगे, तो देयरफॉर इसका जो आंसर है वो अपन करेंगे ए, बी एंड सी। 3d z² के केस में एंगुलर नोड्स नहीं बोलते, नोडल कोन्स बोलते हैं, और उसमें 2 नोडल कोन्स रहता है। सेकेंड क्वेश्चन, which of the following is or are correct energy order for H atom? ओके, H atom की बातें कर रहा है, हमें क्या पता है कि भाई जो H atom है दिस इज सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी में जो एनर्जी है वो डिपेंड्स ओनली ऑन एन, राइट। तो बस एन देखना है अपने को। तो 1s 2s 2p, ये तो गलत हो गया ऑप्शन। 1s 2s 2p दोनों सेम, ये सही हो गया, सेकंड वाला सही है, तो दिस इज करेक्ट बी। सी वाला 1 2 3 4, अपने को तो एसपीडीएफ से मतलब ही नहीं है, 1 2 3 4 ये भी करेक्ट है, बी एंड सी। और लास्ट वाला देखेंगे 1 2 4 3, ना ना ना, थ्री बाद में आ रहा है, पहले आना चाहिए था, तो देयरफॉर जो अपना आंसर है वो फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बी एंड सी। थर्ड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम हैविंग m इक्वल टू 0 आर इक्वल टू। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब ये वाले क्वेश्चन में अपन सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, विच इज इक्वल टू 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। हमें पता है ये 1s2 हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s हो गया, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p हो गया, इसमें अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, और ये 3s हो गया, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। 1s के लिए अपने को पता है m का वैल्यू 0 है, 2s के लिए भी m का वैल्यू 0 है, इनमें से एक ऑर्बिटल होएगा जिसका m का वैल्यू क्या होएगा 0, और 3s के लिए भी m का वैल्यू 0। अभी अपन स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 1s ऑर्बिटल, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, जिसके लिए m का वैल्यू 0 होगा, तो ए करेक्ट है। देर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 2s ऑर्बिटल, हाँ जी 2s ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन, जिसके लिए m का वैल्यू 0 है। देर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 2p ऑर्बिटल, यस 2p ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल है जिसमें m का वैल्यू 0 और 2 इलेक्ट्रॉन। देर देर आर नहीं आएगा, थोड़ा इंग्लिश में चक्कर है यहाँ पे। देर इज 1 इलेक्ट्रॉन इन 3s ऑर्बिटल, हाँ ये भी सही है, तो इसका मतलब करेक्ट जो है वो सारी स्टेटमेंट्स ही हैं, ए बी सी एंड डी।
फोर्थ क्वेश्चन, इन हाइड्रोजन एटम सैंपल, ओके हाइड्रोजन एटम सैंपल की बातें कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर डी एक्साइटेड फ्रॉम फोर्थ एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, ठीक है फोर्थ से ये ग्राउंड, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट आ रहे हैं, तो उसके बारे में चर्चा करनी है। राइट, तो सबसे पहले तो ये गलती नहीं करनी है, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट जो भी है उसको हम सबसे पहले तो क्या लिखेंगे गाइस, n इज इक्वल्स टू 5 लिखेंगे, ठीक है फोर्थ एक्साइटेड स्टेट को n इज इक्वल्स टू 5 लिखेंगे, 4 नहीं लिखना है। राइट, और वहां से ग्राउंड स्टेट की तरफ अपने को ये सिस्टम में जंप करते हुए नजर आ रहा है, तो बस ये n इज इक्वल्स टू 5 4 3 2 1 ये अपन अभी बना लेते हैं। ये n इज इक्वल्स टू 5 है, ये 4 3 2 एंड 1, 1 वाला क्या होता है ग्राउंड स्टेट होता है, और 5 वाला ये हो गया। अब क्या कह रहा है, अपन क्या पढ़ते हैं अभी भाई, पहला पास्टन होता है, दूसरा ब्रैकेट होता है, तीसरा पी, है ना, पास्टन ब्रैकेट पी फंड, मतलब अपन क्या ये पूरी सीरीज याद है कि नहीं है अपने को, यस पास्टन ब्रैकेट पी फंड, फिर अगले वाला क्या आता है, एंड हम्फ्री, राइट क्लियर, तो ये अपना हो गया। फिर इसके बाद देन अपन ये देखेंगे भाई, ओह ये गलत लिख दिया है मैंने कुछ, मैं तभी सोच रहा हूँ, लाइमन, लाइमन आएगा ना यार यहाँ पे, लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट पी फंड एंड देन हम्फ्री, राइट पी फंड इज व्हाट, एन इज इक्वल्स टू 5, तो अभी कुछ गड़बड़ सा लग रहा हो जाता है कभी कभी, यस ये हो गया। तो अभी ये क्या कह रहा है, नो लाइन ऑब्जर्व इन पी फंड सीरीज, ठीक है हाइड्रोजन एटम सैंपल आ गया फोर्थ एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट, तो कोई चक्कर नहीं है, अपने को पता है भी भाई, यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चे, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का जो अपने पास फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और जो हायर शेल है वो है अपना 5 n2, और जो लोअर शेल है वो है अपना 1, तो n2 माइनस n1, तो देर फोर डेल्टा n का वैल्यू कितना हो गया 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5/2 इक्वल टू 10, तो अपने पास टोटल स्पेक्ट्रल लाइन जो आ गई वो 10 आ गई, ठीक है तो टोटल 10 लाइंस, तो आंसर बी तो होएगा ही होएगा फोर्थ वाला, ठीक है बच्चे। अब नो लाइन ऑब्जर्व इन पी फंड सीरीज, ऑब्वियसली पी फंड सीरीज से तो नीचे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, पी फंड में तो कोई लाइन अपने को दिख ही नहीं रही, ठीक है तो ये भी स्टेटमेंट क्या है सही, 4 लाइंस इन यूवी रीजन, ठीक है तो अल्ट्रा वायलेट रीजन कौन सा होता है, लाइमन वाले को अपन बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रीजन, और विजिबल किसको बोलते हैं, बाउमर वाले को अपन क्या बोलते हैं, विजन नहीं बोलते हैं, विजिबल का थोड़ा सा चक्कर पड़ गया, विजिबल रीजन जो है वो बाउमर वाला हो गया, ठीक है ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स किधर से आ रहे हैं, 5 से आ रहे हैं, तो ठीक है अगर अपन सारे के सारे स्पेक्ट्रल लाइंस ड्रॉ करेंगे, मान लो यूवी पे एक तो ये लाइन आएगी 5 से 4, और एक कौन सी आएगी 4 से 1, और एक 3 से 1 2 से 1, तो हाउ मेनी लाइंस आर देयर इन विजिबल, मतलब अल्ट्रा वायलेट रीजन, 4 लाइंस आर विजिबल, ओके मतलब 4 लाइंस आर देयर इन अल्ट्रा वायलेट रीजन, एंड हाउ मेनी लाइंस आर देयर इन विजिबल रीजन, तो इसके लिए भी अपन देख लेते हैं, कोई बात, विजिबल के लिए आपका 2 पर शिफ्ट होना चाहिए, 5 से 2 आ सकता है, 4 से 2 आ सकता है, 3 से 2 आ सकता है, और तो पॉसिबिलिटी है नहीं, तो 3 लाइंस विजिबल में देखेंगे, 4 लाइंस अल्ट्रावायलेट में देखेंगे, तो इसका मतलब भाई सी स्टेटमेंट भी सही लग रही है। 1 लाइन ऑब्जर्व इन ब्रैकेट, ब्रैकेट ये वाला हो गया अपना 4, तो अपन इसमें देख लेते हैं, इसमें कितनी लाइंस मिलेंगी, इसमें सिर्फ एक ही लाइन मिलेगी विच इज 5 to 4, तो इसका मतलब डी स्टेटमेंट भी सही हो गया, तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो देयरफॉर जो इसका आंसर है वो ए बी सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 5, विच रिप्रेजेंट्स अ पॉसिबल अरेंजमेंट, राइट, ठीक है तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अपने को
पढ़ लेते हैं क्या क्या है। एन का वैल्यू अगर 3 है तो जस्ट एक ऐसे बता रहे हैं, तो जो एल का वैल्यू है उसका वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक होता है। और जो वैल्यूज ऑफ m होती हैं वो -l से +l होते हैं। और जो s की वैल्यू होती है ये +12 भी हो सकती है और -12 भी हो सकती है। तो इस क्राइटेरिया को यूज करके अपने को करना है n इक्वल टू कितना है 3। तो क्या l का वैल्यू 2 पॉसिबल है? हाँ जी पॉसिबल है। तो m -2 से +2 जाएगा, ये भी पॉसिबल, s +12 -12। तो ये तो फिफ्थ वाला तो सही अरेंजमेंट, मतलब ए वाला तो करेक्ट है। अब आ जाओ बी पर। राइट। तो इसमें n इक्वल टू 4, तो l की वैल्यू 0 से लेके 3 तक कुछ भी हो सकती है, ये अपन पढ़ते ही हैं। ठीक है, m की वैल्यू क्या होएगी? l की वैल्यू अगर 0 है तो m की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, और ये प्लस और माइनस है, तो ये भी सही है। अब आ जाओ इधर, n का वैल्यू 3 है तो l का वैल्यू 0, 1, 2 कुछ भी हो सकता है। तो इन्होंने मान लिया 2, तो भाई 2 के लिए तो -2 से +2 होएंगे ना यार। तो इसका मतलब ये सी स्टेटमेंट तो क्या हो गया? गलत हो गया। क्योंकि जो m का वैल्यू है -2 से लेके +2 तक ही पॉसिबल है, -3 तो पॉसिबल ही नहीं है। n का वैल्यू 5 है तो l की वैल्यू 3 हो सकती है? हाँ जी हो सकती है। अगर l की वैल्यू 3 है तो m की वैल्यू 0 हो सकती है? हो सकती है, क्यों? -3 से +3 जाएगी। तो इसका मतलब डी भी सही है। तो इसका आंसर क्या आ गया? ए, बी एंड डी। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज कंसिस्टेंट विद थ्योरी? ओके, इस क्वेश्चन को जो हम सॉल्व करेंगे तो इसमें जो अप्रोच अपन फॉलो करते हैं वो करते हैं भी भाई, जो एल की वैल्यूज हैं वो कहाँ से कहाँ लाई करते हैं? 0 से लेके n-1 तक। जो अपनी वैल्यूज ऑफ m है वो कहाँ से कहाँ लाई करते हैं? -l से +l। और s का वैल्यू जो है वो -12 से +12 कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इस थ्योरी को यूज करके अपने को करना है। n का वैल्यू 2 है तो क्या का वैल्यू 1 हो सकता है? हो सकता है। l का वैल्यू 1 है तो m का वैल्यू 0 हो सकता है? हो सकता है। -1 0 +1 में से s का वैल्यू माइनस, तो भाई ये तो सही है स्टेटमेंट। आ जाओ, n इक्वल टू 4 है तो l का वैल्यू 3 हो सकता है? हो सकता है। m का वैल्यू यस -3 से लेकर +3 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। s का वैल्यू माइनस, हाँ ये भी हो सकता है। अब अगला आ जाओ, n इक्वल टू 3 है तो l2 हो सकता है? हो सकता है, बट m इक्वल टू 3 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो m की वैल्यूज है वो कहाँ से कहाँ होंगी? -2 से लेकर +2 तक ही पॉसिबल, तो सी ऑप्शन नहीं आएगा। n का वैल्यू 4 है तो l3 हो सकता है? हो सकता है। तो m कहाँ से कहाँ होगा? -3 से +3, तो इन्होंने 3 दिया, s प्लस हाफ दिया, तो d भी सही है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ए, बी एंड डी। 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट? ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड है, आराम से पढ़ते हैं। The energy of an electron depends only on the principal quantum numbers and not on the other quantum numbers. ओके, ये कह रहा है कि भाई एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब एन की वैल्यू पे डिपेंड करती है, व्हिच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज दिस इज वैलिड ओनली व्हेन देयर इज ए सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी। तो अपन ये कुछ कह सकते हैं, नहीं तो अपन नहीं कह सकते। तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट तो गलत है। सेकंड, द एनर्जी, और हमें ढूंढना करेक्ट है भाई, इसको अंडरलाइन कर लिया करो पहले तो, कि आंसर ऐसा हो कि पूछा इनकरेक्ट है अपन करेक्ट कर रहे हैं, है ना। The energy of an electron depends only on the principal quantum number in case of hydrogen and hydrogen-like atoms. Very well. ये भाई क्या इसने वही स्टेटमेंट बता दी कि नहीं? वही रीजन है जो भी मैंने बताया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स क्या होते हैं? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो बी स्टेटमेंट चाहिए। The difference in potential energies of any two energy levels is always more, okay, than the difference in the kinetic energy of these two levels. Okay, ये ऐसे कह रहा है सी स्टेटमेंट में भी भाई, अगर मान लो दो लेवल्स हैं, ठीक है, N2 एंड N1, इनके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आएगा, है ना, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, ऑब्वियसली वी आर लाइक कंसिडरिंग द मैग्नीट्यूड, ओके, तो डेल्टा ऑफ पीई, राइट, इज ग्रेटर देन
डेल्टा ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वैसे पॉजिटिव भी होता है, हायर माइनस लोअर करेंगे, बट फिर भी सिंपलीफाई के लिए अपन यही कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे भी कर लो आंसर सेम आएगा, मैग्नीट्यूड चाहे हायर माइनस लोअर कर लो तो एक ही बात है, ठीक है, मैग्नीट्यूड की बातें कर रहे हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी ऐसा होगा, हाँ ऑब्वियसली होगा, क्यों? क्योंकि भाई पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होता है, टू टाइम्स ऑफ, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी होता है, और काइनेटिक एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है अपना, लाइक मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो टोटल एनर्जी के इक्वल होता है, राइट। तो फिर अपन क्या कहेंगे भाई, अगर इधर जो डिफरेंस आएगा पोटेंशियल एनर्जी में वो भी टू टाइम्स आएगा कि नहीं आएगा यार, तो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी भी क्या आएगा, टू टाइम्स ज्यादा आएगा यार, किससे, काइनेटिक एनर्जी से, तो इसका मतलब सी स्टेटमेंट क्या है, सही। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट कैन एमिट अ फोटोन, ना ना ना, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में नहीं, एक्साइटेड स्टेट में होता है तब वो नीचे आता है, तब एमिशन होता है। ग्राउंड स्टेट में तो वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, राइट, एमिट नहीं करता, एब्जॉर्ब करता है। तो आंसर इसका सेवंथ का क्या आ गया, बी एंड सी। 8th क्वेश्चन, विच इज और आर, विच इज और आर द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, तो अपने को यही बताना है, देख लेते हैं। नंबर ऑफ सबशेल प्रेजेंट इन एम शेल, अपने को क्या पता है इसमें भी भाई, के एल एम एन ऐसे होता है, ये शेल हो गया अपना फर्स्ट, हो गया ये सेकंड, हो गया तो एम हो गया अपना थर्ड, एन हो गया फोर्थ, ठीक है। तो ये थर्ड की बातें कर रहा है, तो अपने को पता है भी भाई नंबर ऑफ सबशेल्स इज इक्वल्स टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो नंबर ऑफ सबशेल्स भी कितने आएंगे इसमें, 3 आएंगे, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एन शेल है ना, फोर्थ है, तो नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल्स होते हैं अपने को पता है कितने होते हैं, एन स्क्वायर होते हैं, तो एन स्क्वायर का वैल्यू मतलब कितना हो गया, 16, ये भी सही है, एट स्टेटमेंट का बी पार्ट भी सही है। कॉपर प्लस जेड इक्वल्स टू 29, ये तो इसका टॉप इज पैरामैग्नेटिक, नो नो नो, ये गलत है स्टेटमेंट। क्यों गलत है, क्योंकि कॉपर प्लस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है आर्गन 3d10, which is what, a diamagnetic system, right, तो सी स्टेटमेंट गलत हो गया। जीमैन इफेक्ट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड, यस ये तो अपन पढ़ते हैं, तो देयरफॉर इसका जो आंसर हो गया वो हो गया ए, बी एंड डी। 9th क्वेश्चन, एन आइसोटोन ऑफ, ये जर्मेनियम पूछा है, तो पहली बात तो आइसोटोन्स आर दो स्पीसीज विच आर हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो बस न्यूट्रॉन सेम करना है और कुछ नहीं करना है, तो सभी में न्यूट्रॉन ढूंढ लो। अपने को पता है ये कुछ भी होता है, तो भाई ऊपर जो लिखा होता है ये क्या लिखा होता है, मास नंबर लिखा होता है, ठीक है, नीचे जो लिखा होता है ये एटॉमिक नंबर लिखा होता है। दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या बताता है, अपने को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बता देता है, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस चेक कर लो, मतलब अगर मैं ए में बातें करूंगा तो भाई इसमें कितने आएंगे, 45 न्यूट्रॉन्स हैं, इसमें बातें करूंगा तो अपने को 43 दिखेंगे, इसमें देखेंगे तो 44 न्यूट्रॉन्स दिखेंगे, इसमें देखेंगे तो 44 न्यूट्रॉन्स दिखेंगे, और जो ओरिजिनल क्वेश्चन है इसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं, 44 न्यूट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब आंसर अपना बी हो गया और डी हो गया। 10th क्वेश्चन, बोर्स एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स, देख लेते हैं क्या है। एन एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, हाँ भाई न्यूक्लियस है तभी तो वो न्यूक्लियस के आसपास घूमता है, क्या ऐसे बोर ने बातें की हैं क्या भाई,
एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है। हाँ जी, तो ये पॉस्टुलेट में ही आता है। एन इलेक्ट्रॉन कैन रोटेट ओनली इन सर्टेन एनर्जी लेवल, रोटेट नहीं आएगा यहाँ पे, रिवॉल्व कर लो, ये थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पे। एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन एनर्जी लेवल, यस, ये सर्टेन एनर्जी लेवल कौन से, जिसका एंगुलर मोमेंटम अपन पढ़ते हैं एम बी आर इक्वल्स टू एन एच बाई टू पाई, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई टू पाई, वो होना चाहिए। एन इलेक्ट्रॉन रिमेन्स मूविंग विद कॉन्टिन्यूअस लॉस ऑफ एनर्जी, ना ना ना, इस बात को तो उसने ठुकरा दिया था भाई, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, नॉन ऑफ द भी नहीं आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए एंड बी। 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, इसमें भी करेक्ट बताना है। ठीक है, अपन देख लेते हैं भाई। इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन बिहेव एज इफ दे आर वेव्स, यस, ये अपन पढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का वेव नेचर अपन पढ़ते हैं जस्ट बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ, यू कैन से दो, क्वांटम नंबर, वैसे तो क्वांटम जो अपना क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है उसके जस्ट इंट्रोडक्शन से पहले अपन ये क्लास में पढ़ते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन कैन बिहेव एज अ वेव, ये हो गया। एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल, यस ये भी सही है, बिकॉज नॉन डायरेक्शनल मतलब सफेरिकल इन नेचर हो गया, तो 11th ये हो गया, सही है। एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स विद पैरेलल स्पिन, नो पैरेलल स्पिन नहीं होता, ऑपोजिट स्पिन होता है, तो सी स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी। द एनर्जीज ऑफ वेरियस, sorry, the energies of various sublevels in the same shell are in the order of SPDF, no no, the energies of the various subshells का एनर्जी का ऑर्डर ये नहीं होता, रिवर्स होता है। मतलब अपन ये कहते हैं भाई n प्लस एल, जिसके लिए एल है ना, n प्लस एल रूल्स है, तो अपन ये कहेंगे मोर वैल्यू ऑफ एल, मोर वैल्यू ऑफ एनर्जी, राइट। तो ये होता है अपने पास एनर्जी का ऑर्डर, तो डी स्टेटमेंट भी गलत होगी, तो देयरफॉर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए एंड बी। 12th क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन पी एक्स ऑर्बिटल, ठीक है, पी एक्स ऑर्बिटल अपने को पता है भी भाई, ये एक्स एक्सिस है, तो इसके अलोंग अपन अगर ऐसे बना देंगे तो ये पी एक्स बन गया, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस, right, this is px, maximum on two opposite sides of the nucleus along x-axis, हाँ अपन इसको न्यूक्लियस बोल देते हैं। ठीक है, हाँ तो ये स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, जीरो एट द न्यूक्लियस, हाँ हम कहते हैं भाई न्यूक्लियस पे कोई नहीं प्रोबेबिलिटी होती फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, ये भी अपन पढ़ते हैं। सेम ऑन ऑल साइड्स अराउंड द न्यूक्लियस, नो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बिकॉज मैक्सिमम इज, ऊपर तो है ही नहीं ना यार सन्नाटा, पी एक्स में तो है ही अलोंग द एक्स एक्सिस, तो सेम कैसे हो जाएंगे, जीरो ऑन द जेड एक्सिस, यस, ये भी स्टेटमेंट क्या है, एकदम सही है। तो देयरफॉर सॉल्यूशंस क्या हो गए, मतलब इसका आंसर क्या हो गया, सॉल्यूशन तो नहीं, आंसर ए बी एंड डी। 13th क्वेश्चन, which statement concerning Bohr models are true? ओके, बोर मॉडल की चर्चा करनी है बस, इसमें देख लेते हैं। प्रोटेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस इज मोर, ना ना ना, ये प्रोबेबिलिटी की बातें तो अपन सिर्फ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में ही करते हैं, प्रोबेबिलिटी वर्ड की तो बात ही नहीं की जिसने, बोहर ने। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी वर्ड जब भी आएगा तो इसकी तो बात ही नहीं की, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू कहाँ से हो जाएगी। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, है ना, एंगुलर मोमेंटम, हाँ एंगुलर मोमेंटम की बातें की हैं यार 30। ठीक है, तो इसने तो ये क्या आ गया, एम बी आर इक्वल्स टू एन एच बाई टू पाई, तो ये अपन पढ़ते ही हैं, तो उस हिसाब से ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। इंट्रोड्यूसेस द आइडिया ऑफ स्टेशनरी स्टेट, यस, इसने सर्कुलर ऑर्बिट्स को स्टेशनरी स्टेट बोला था, ये बोला था। एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, हाँ बिल्कुल सही है। तो बहुत ही ज्यादा ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया था,
तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, बी सी डी। इस क्वेश्चन से ये सीखना है भाई, जब भी प्रोबेबिलिटी वगैरह वर्ड, ये सब इसने तो बात ही नहीं। 14th क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट इज दिस। ओके, पढ़ लेते हैं। 1s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक तो एकदम फुल काम। तो यहाँ तक तो ये आर्गन बन गया। ठीक है, तो एक बार मैं अगर लिखूं तो इसको अच्छे लिखूंगा, आर्गन 3d5 4s1, अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा। ठीक है, ओके। तो दिस रिप्रेजेंट्स क्या, क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या ये ग्राउंड स्टेट रिप्रेजेंट करता है? हाँ जी, ये ग्राउंड स्टेट रिप्रेजेंट करता है। किसका ग्राउंड स्टेट रिप्रेजेंट करता है? वेरी वेरी फेमस क्रोमियम, विच इज एन एक्सेप्शन। क्या ये एक्साइटेड स्टेट? ना ना ना, एक्साइटेड स्टेट का कोई लेना देना नहीं है ग्राउंड का। यस, कैटायनिक फॉर्म, यस कैटायनिक फॉर्म भी रिप्रेजेंट करता है। यही स्टेटमेंट कैसे, कैटायनिक मतलब अगर मैं बोल दूं भाई मैंगनीज में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, तो ये बन गया। अनायनिक तो है ही नहीं, तो देयरफॉर इसका जो आंसर आएगा वो बी एंड सी। 15th क्वेश्चन, the stationary Bohr's orbit can be readily explained on the basis of wave nature of electron if it is assumed that, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। द स्टेशनरी बोहर ऑर्बिट, ओके स्टेशनरी बोहर ऑर्बिट तो वही थी, कैन बी रेडिली एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर। तो ये बोहर ऑर्बिट और वेव नेचर को थोड़ा सा लिंक कर रहा है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ इट इज अज्यूम्ड दैट क्या, वेव इन एनी ऑफ द ऑर्बिट इज द स्टेशनरी वेव। यस, अपन स्टैंडिंग वेव की बातें करते हैं, तो भाई ये वाली स्टेटमेंट तो एकदम सही है। The position of maxima and minima of the wave does not change with time. Yes, this is the property of the stationary wave. द लेंथ ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, मतलब पेरीमीटर की बातें कर रहा है। द लेंथ ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ। हाँ बिल्कुल सही है। कौन सा फॉर्मूला की बातें करते हैं जब हम पढ़ते हैं, 2πr इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ लेमडा वेवलेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम। ठीक है, तो 2πrn क्या हो गया अपना, सर्कुलर ऑर्बिट का जो भी लेंथ है वो हो गया, इसको एन टाइम्स कर दिया किसके, वेवलेंथ के कर दिया। ये अपन फॉर्मूला पढ़ता है, तो भाई ये फॉर्मूले को इंग्लिश में लिख दिया इन्होंने। वेव इन एनी ऑफ द ऑर्बिट इज नॉट स्टेशनरी, ये तो फिर कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा ना यार पहले वाले स्टेटमेंट में, तो इसलिए आंसर क्या आ गया इसका, ए बी एंड सी। 16th क्वेश्चन, जी ऑर्बिटल इज पॉसिबल इफ, देखो जी ना, वैसे यहाँ पर आप ऐसा करो, सब शेल लिख दो ऑर्बिटल की जगह पर, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, जी सबशेल इज पॉसिबल इफ, हाँ हमें पता ही है क्या, एस पी डी एफ जी, ये वाला मिनिमम, मिनिमम कौन सा शेल, 1, ये वाला मिनिमम कौन सा होना चाहिए, 2, ये वाला 3, ये वाला 4 होना चाहिए, और काउंटिंग नहीं करनी और कुछ नहीं। ये मिनिमम तब होएगा अगर एन का वैल्यू 5 होएगा। यस, एन का वैल्यू 5 होएगा तो ऑब्वियसली एल का वैल्यू 0 से लेके 4 तक होएगा, 0 1 2 3 4, तो 4 वाला वैल्यू ही अपन इसको असाइन करेंगे। ये हो गया, राइट। तो इट कैन अकोमोडेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स, ये अपन देख लेते हैं। हाँ जी, तो अगर अपन बोलेंगे एल का वैल्यू 4 है, कोई चक्कर नहीं है, तो इसमें ऑर्बिटल्स जो आ जाएंगी वो कितनी आ जाएंगी, 12+1 विच कम्स आउट टू बी 9। तो 9 ऑर्बिटल्स अगर आ गई, तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, राइट। तो ए भी सही है, बी भी सही है, इट विल हैव 9 टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, सी भी सही है 16th का, राइट। इट कैन अकोमोडेट 22, ना ना 22 थोड़ा, जब है ही 18 यार। तो आंसर क्या आ गया इसका, ए बी एंड सी।
17th क्वेश्चन, the angular momentum of the electron can have the values. Okay, angular momentum of the electrons के क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? पहले तो हम ये लिख लेते हैं भाई, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई, राइट? अब ए ऑप्शन को सही करना है, ठीक है, ए के ए को सही करना है, तो आप ऐसा करो, एन का वैल्यू क्या पुटअप करेंगे सो दैट ये 0.5 आ जाए। तो अपन एन का वैल्यू अगर 1 रखोगे आपका आंसर आ जाना है, ठीक है। एन यहाँ पर इंटीग्रल मल्टीपल होता है, बी के लिए एन का वैल्यू 2 रख देना, ठीक है। सी के लिए, सी बड़ा इंटरेस्टिंग है, एन के लिए 4 रख देना, तो ये क्या बन जाएगा, 2h/पाई, जिसको मैं क्या लिख सकता था, h/0.5 पाई, क्योंकि 1/2 लिख सकता है ना यार। चलो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ सो दैट आपको थोड़ा इजी हो जाए, ये लिख सकते हैं, राइट? तो ये हो गया। डी वाला कभी बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर एन का वैल्यू 2.5 है, ये इंटीजर होना चाहिए, तो देयरफॉर जो अपना आंसर आएगा वो आएगा ए, बी एंड सी। 18th क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज, ओके। तो इसमें जो अपन कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो ये करेंगे भाई, जो भी कोई वैल्यूज ऑफ एल है वो कहाँ से कहाँ हो सकती है, मतलब अपने को पता है 0 से लेकर n-1 तक हो सकती है। जो वैल्यूज अपन पढ़ते हैं किसके, m के लिए, वो कहाँ से कहाँ हो सकते हैं, -l से +l हो सकती है। बस इस कॉन्सेप्ट को यूज करके अपने को पढ़ना है, इसको सॉल्व करना है। n=3 है तो l का वैल्यू 0 हो सकता है, हो सकता है। यस, तो m का वैल्यू -1 हो सकता है क्या, अगर l का वैल्यू 0 है? नो नो, ये नहीं पॉसिबल। l का वैल्यू 0 है तो m के वैल्यूज कौन सी होंगी, बस 0 ही होएगी, तो ए ऑप्शन तो वैलिड नहीं है, ठीक है। क्या एम का वैल्यू -1, तो ये तो नहीं चलेगा 18th में। अब आ जाओ बी में, एन का वैल्यू 3 है, ठीक है, तो ए तो अपना इनकरेक्ट कर दो। एन का वैल्यू 3 है तो एल का वैल्यू 3 हो सकता है क्या, ना, ये भी नहीं हो सकता, तो बी भी नहीं आएगा, ठीक है। अब सी देखते हैं, एन का वैल्यू 3 है, हाँ। एल का वैल्यू 2 पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। एम का वैल्यू -2, हाँ हो सकता है, -2 से +2, तो सी आ गया, ओके। अभी n=3 है, l=1 हो सकता है क्या, हो सकता है। m का वैल्यू 0 हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, -1 से आएगा, तो आंसर क्या आ गया इसका, सी एंड डी। 19th क्वेश्चन, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन हैव द वैल्यूज, ओके। एंगुलर मोमेंटम की बातें करनी है इसमें, तो यहाँ पर आएगा एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू NH/2 पाई, राइट? तो बस ये तो सिमिलर, मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन क्या हो गया, रिपीट हो गया है क्वेश्चन पहले से, ठीक है। फिर भी अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो अपने को NH/2 पाई चाहिए, वेयर n क्या होता है, यहाँ पर इंटीजर होता है, तो ये ऑप्शन बनाना है तो n का वैल्यू 1 पुट अप कर देना, बी ऑप्शन बनाना है n का वैल्यू 2 पुट अप कर देना, सी ऑप्शन बनाना है n का वैल्यू 4 पुट अप कर देना, डी ऑप्शन बनेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर 2.5 आ गया, तो देयरफॉर इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए, बी एंड सी। 20th क्वेश्चन, select the correct statement.
एन इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस इज अट्रैक्टेड, पहले तो भाई मार्क कर लो, करेक्ट बताना है कि इनकरेक्ट बताना है, राइट। तो एन इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस इज अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस, ऑब्वियसली नियर द न्यूक्लियस होगा तो अट्रैक्ट ही करेगा, एंड एज अ लो पोटेंशियल एनर्जी, यस लो पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज जितना ज्यादा पास होता है उतना ज्यादा टोटल एनर्जी लेस होता है, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, तो अगर टोटल एनर्जी कम है तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी। तो ये स्टेटमेंट तो एकदम सही है। अकॉर्डिंग टू Bohr theory, an electron continuously radiate energy if it stayed in one orbit. No, 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 ऐसी तो कोई बात ही नहीं की, उन्होंने तो कहा था भाई रेडिएट नहीं करते हैं, है ना, रेडिएट नहीं करते हैं, तो बी ऑप्शन तो नहीं आएगा। इसको टिक ही नहीं करते अपन, टिक ही नहीं करते, ये ज्यादा बेटर है, क्रॉस क्यों करना। बोहर मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, यस बिल्कुल सही है, बिकॉज बोहर मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी के लिए वैलिड होता है। Bohr model was the first atomic model based on quantization of energy. Yes, quantization in energy वाला कॉन्सेप्ट आया, तुरंत बोहर मॉडल आ गया। क्वांटाइजेशन की तो बातें की हैं, तभी तो NH by 2 pi की बातें करते हैं, Br equal to NH by 2 pi, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, ये सब राइट। तो देयरफॉर इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए, बी एंड डी। और सॉरी, बी नहीं आएगा भाई, सी लिखे ना अपन, ए, सी एंड डी। 21 क्वेश्चन, ठीक है, 21st क्वेश्चन। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, पहले तो इसको ही अंडरलाइन कर लो। हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन, ओके। हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल इट इज एप्लीकेबल टू स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन, क्या ये सही है कि गलत है, बोल दो गलत है। दिस इज रॉन्ग, बिकॉज ये मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड होता है, ये अपन पढ़ते ही है, थेरेटिकल है, ओके। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल टू फोटॉन्स, यस। कैसे पता सर, हमें कैसे पता, अरे हमें इसलिए पता है क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं है, हम इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ते हैं, तो इसका मतलब एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बी स्टेटमेंट इज ट्रू। For electron, the product of velocity, okay, and principal quantum number will be independent of principal quantum number, okay। इलेक्ट्रॉन के लिए जब भी वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे क्या आएगा, 2.188 इंटू 10⁻⁶ इंटू जेड बाय एन, ये आ गया अपने पास फॉर्मूला किसका, वेलोसिटी का। अगर ये कह रहे हैं भाई वेलोसिटी को अपन ने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, v को n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2.188 इंटू 10⁻⁶ इंटू जेड, विच इज independent of principal quantum number, yes, so this statement is true। Next is quantum numbers L and M determine the value of angular wave function, yes, this is very important sentence and please try to remember it। angular wave function में जब भी अपन बातें करेंगे, ठीक है, तो अपन ये बातें करते हैं भाई, s की बातें करते हैं, px की बातें करते हैं, py की बातें करते हैं, pz की बातें करते हैं, हम कभी भी इसकी बातें नहीं करते, s की बातें, ठीक है, 2p की बातें, मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मतलब आप कभी 2s 1s 2px, समझ गए क्या, मतलब आप 3px ऐसी बातें कभी नहीं करते, और यू कैन से 4py ना, मतलब इसमें ऐसा होता है कि भाई जो 2px है वही 3px है, समझ गए, तो आप s px py pz की बातें करते हो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो ये अच्छा सेंटेंस है। तो देयरफॉर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी, सी एंड डी। 22 क्वेश्चन, 22nd क्वेश्चन बेसिकली, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, ओके करेक्ट है, अंडरलाइन कर लिया। A node is a point in space where the wavelength, where the wave function psi has zero amplitude. Yes, obviously, ये तो definition of the node है, तो भाई ये तो सही है स्टेटमेंट 22nd में, ए पार्ट।
द नंबर ऑफ मैक्सिमा मतलब पीक्स इन रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मतलब ये किसकी बातें कर रहे हैं, आर पी डी एफ की बातें कर रहा है। उसमें कह रहा है जो नंबर ऑफ पीक्स हैं वो एन माइनस एल के इक्वल है। अपन बना के देख लेते हैं, एक दो ग्राफ अपने को याद होने चाहिए। जैसे अगर मैं 1s का ग्राफ बनाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा 4 पाई, राइट, आर स्क्वायर साई स्क्वायर ऐसे अपन करके लिखेंगे, यहाँ पे रेडियल लिखेंगे। तो अगर मैं 1s का ग्राफ बनाऊंगा तो ये बन गया, हो गया। सिमिलरली अगर मैं किसका ग्राफ बनाऊंगा, 2s का ग्राफ बना दूंगा, तो अपन इसी में ये बना देते हैं। ठीक है, तो 4 पाई और साई स्क्वायर लिख दो, चाहे आर है। दिस इज अ ग्राफ ऑफ 2s। तो अभी आप देख लो भी कितनी पीक्स हैं इसमें, ये एक पीक है, इसमें कितनी पीक्स आ रही हैं, दो पीक्स आ रही हैं गाइस, राइट। तो इसमें जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एन, एन माइनस एल के इक्वल आ रहा है क्या आंसर, 1? यस आ रहा है, देख लो एन का वैल्यू 1 है, एल का वैल्यू 0 है। इसमें देख लो आप, एन माइनस एल के इक्वल आ रहा है क्या वैल्यू, यस 2 आ रहा है। तो एन माइनस एल के इक्वल होगा, तो इसका मतलब बी स्टेटमेंट क्या है, एकदम सही है। 22 में सी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, यस ये जो मैंने कहा है अभी भाई ऐसे। तो ऐसा करते हैं कभी कभी ना, कैपिटल आर स्क्वायर को ऐसे आर स्क्वायर भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं आर स्क्वायर ऑफ आर, ठीक है एक ही बात है, तो इसमें ज्यादा दिल पे नहीं देना। तो सी स्टेटमेंट भी सही है। डी, साई स्क्वायर रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट द पॉइंट, यस ये तो डेफिनेशन है भाई, साई स्क्वायर क्या बताता है। तो देयरफॉर इसका जो आंसर हो गया वो आ गया ए बी सी एंड डी। 23rd क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, तो अपन को इनकरेक्ट देखना है, तो भाई थोड़ा सा ध्यान से करना है। इफ द वैल्यू ऑफ एल इक्वल टू 0, the electron distribution is spherical. If the value of L equal to 0, L equal to 0, L equal to 0 मतलब S, the electron distribution is spherical. Yes ये तो सही है, तो इसको मतलब ये करेक्ट है अपने को, बट इनकरेक्ट करना है। The shape of the orbital is given by the magnetic quantum number. ना ना ना, magnetic quantum number नहीं प्रोवाइड करता है ये, कौन प्रोवाइड करता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर प्रोवाइड करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट। एंगुलर मोमेंटम ऑफ 1s 2s 3s ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन आर इक्वल, तो भाई ये एंगुलर मोमेंटम की बातें कर रहा है, ऑर्बिटल वर्ड नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, तो प्लीज आप ऑर्बिटल पे मत जाना। बेसिकली एंगुलर मोमेंटम कह रहा है भाई 1s का 2s का, ये ऐसा करो ऑर्बिट वर्ड हटा दो, यहाँ पे ना करेक्शन करो, तो यहाँ पे ऑर्बिट वर्ड हटाओ, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ 1s 2s 3s इलेक्ट्रॉन आर इक्वल, हाँ ये अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ फिर ऑर्बिटल आ जाए तो अपने को दिक्कत रहेगा। तो अभी के लिए अपन ये जो स्टेटमेंट है ना, ऑर्बिट के कारण क्या हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया, राइट। तो एंगुलर मोमेंटम 1s 2s 3s ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन मतलब शेल की बातें कर रहा है, ये ऑर्बिटल की बातें नहीं कर रहा। तो ये इन एन एटम ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल विद द सेम वेलोसिटी, ना 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 ये तो भाई कहाँ का ही सही स्टेटमेंट है, अपने को पता है ये, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एन वेलोसिटी, राइट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, तो हमें क्या बताना था, इनकरेक्ट बताना था। तो देयर फोर जो इसका सोल्यूशन आएगा मतलब आंसर आएगा वो आएगा बी सी एंड डी, प्लीज ध्यान से करना है यार इसको।
24th question. Select the correct statement. Okay. Radial function is a part of the wave function is dependent upon quantum number n only. नो नो नो, क्वांटम नंबर एन ओनली ऐसा नहीं है। जो ये रेडियल फंक्शन होता है ना, इसको भी ध्यान से सुनो। रेडियल फंक्शन जो होता है इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एन एज वेल एज इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एल। जैसे अपन जब भी इनके ग्राफ्स बनाते हैं, ठीक है, रेडियल फंक्शन के जब भी आप ग्राफ्स बनाओगे तो आप क्या लिखोगे? जैसे आप लिखोगे 1s का ग्राफ कुछ और बनाओगे, 2s का कुछ और बनाओगे, 2p का कुछ और बनाओगे, 3p का कुछ और बनाओ, तो n की वैल्यू पे भी डिपेंड करता है, l की वैल्यू पे भी डिपेंड करता है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल ये है भी भाई, s वाले ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होते हैं, p वाले नीचे से होते हैं, तो हाउ कैन वी से भी n की वैल्यू पे ही डिपेंड करेंगे, l की वैल्यू पे भी डिपेंड करेंगे, तो n एंड l दोनों पे डिपेंड करता है, इसीलिए ये वाला तो इनकरेक्ट हो गया स्टेटमेंट। Angular function depends only on the direction and is independent to the distance from the nucleus. Yes, angular function graph जब भी अपन बनाते हैं तो ये अपन जैसे s का बनाते हैं, px का बनाते हैं, py का बनाते हैं, pz का बनाते हैं, हम कभी भी इसका ये ग्राफ नहीं बनाते। एंगुलर फंक्शन का भी 2px का ग्राफ बनाओ, 3px का बनाओ, 3py का बनाओ ना, इनकी बातें नहीं करते अपन, हमेशा px, py, pz की बातें करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर n का कोई मतलब नहीं है। Psi square r theta r phi is the probability density of finding at a particular point in a space. Yes, ये भी B statement भी सही था, C statement भी सही है 24th में। Radial distribution function मतलब RPDF gives the probability of the electron being present at a distance r from the nucleus. हाँ, ये भी statement एकदम सही है। ठीक है, तो आरपीडीएफ क्या बताता है हमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन अ रीजन। ठीक है, इन अ रीजन, जो कितनी दूरी पर, डिस्टेंस आर पर है, तो उसके बारे में अपने को ये ज्ञान देता है। तो 24th का आंसर क्या हो गया हमारे पास? बी, सी एंड डी। 25th क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट कर्व। वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन बोर, ये आर पोटेंशियल एनर्जी दी है, ये काइनेटिक एनर्जी दी है। ठीक है, तो इसके बारे में इन्होंने कहा है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इट इज ऑल रिलेटेड टू द ग्राफ्स। तो जब भी ग्राफ बनाना है तो देर आर 3 स्टेप्स जो अपने को फॉलो करने चाहिए, जिससे चीजें आसान हो जाती हैं। तो अपन देखते हैं पहला, जैसे बेसिक स्टेप क्या है। जैसे अगर मैं ए ऑप्शन के लिए बातें करूं तो स्टेप 1 क्या आएगा भी भाई? ग्राफ किसके बीच में बनाए? वी वर्सेस 1/n के बीच में। ठीक है, इनमें क्या रिलेशन होता है? 2.188 इंटू 10⁻⁶ इंटू z/n, ये होता है, राइट। तो अपन क्या लिखेंगे भाई? वाई, फिर ये रिलेशन लिखना होता है, ये स्टेप नंबर 2 होता है। स्टेप नंबर 3 ये होता है आपका भी भाई, जो वाई एक्सिस पे है उसको वाई लिख दो, जो एक्स एक्सिस पे है उसको एक्स लिख दो, मतलब 1/n है अपना एक्स। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? वाई इज इक्वल टू, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये m में चला जाएगा, एक कांस्टेंट है, इनटू x, तो इट कम्स आउट टू बी y इज इक्वल टू mx, कम्स आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन, राइट। तो बस स्ट्रेट लाइन देखना है जिसका स्लोप क्या है अपना? पॉजिटिव है, तो ए ऑप्शन तो अपने हिसाब से बिल्कुल सही है 25th में। ओके, अब बी ऑप्शन चेक करते हैं। रेडियस और एन के बीच में बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, पहले अपन आर वर्सेस एन लिख लेते हैं। रेडियस का जो एक्सप्रेशन है 0.529 इंटू n² बाई जेड, ये आर, आर को फिर क्या लिख लेंगे? वाई लिख लेंगे अपन। ठीक है, ये जो है 0.529/z, ये कांस्टेंट चला जाना है, मतलब m चला जाएगा, ये x² y इक्वल टू m², mx² जो होता है ये एक पैराबोला होता है। ठीक है, तो b आ गया।
अब सी स्टेटमेंट देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी 1/n। तो बस पोटेंशियल एनर्जी और 1/n में भी सेम है। मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, राइट। और हमें क्या पता है जो टोटल एनर्जी होता है, ठीक है, इट इज इक्वल्स टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, राइट। इसको ना थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, मतलब बेटर रहेगा। हाँ, ये सी पार्ट ये होगा। तो देयर फोर मैं पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखूंगा, -27.2 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी को y मान लो, और किसके बीच में ग्राफ बनाना था, 1/n। तो 1/n को x मान लो, तो इट कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ सम कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू -x² आ गया। तो ये एक किसका इक्वेशन है, पैराबोला का, जो डाउनवर्ड ओपनिंग रहेगा बस। ठीक है, पैराबोला डाउन ओपनिंग डाउनवर्ड, राइट। तो ये भी सही है, सी भी सही है। अब आ जाओ डी में। डी में क्या लिखा हुआ है, अपने को पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी विच इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी को y लिखो, इसको m लिखो, इसको एक्स स्क्वायर करो, तो एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू m विच इज सम कांस्टेंट। तो ये एक तरह से आप मान लो, वैसे तो एक्स वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो एक्स वाई होता है, पर एक्स स्क्वायर वाई का भी ग्राफ वैसे ही आएगा भी भाई। अगर आप ये देख लो, मतलब अगर x टेंडिंग टू जीरो है तो y टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा। सिमिलरली अगर y टेंडिंग टू जीरो है तो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो बी ग्राफ भी क्या आएगा, सही। तो इसका आंसर जो आएगा 25th का, वो आएगा A B C एंड 26th क्वेश्चन अपन अभी देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। ओके, इस क्वेश्चन में जो अपन अप्रोच यूज करेंगे वो ये करेंगे भी, जो हमारी वैल्यूज ऑफ एल होती हैं वो 0 से लेके n-1 तक अप्लाई करती हैं, और जो वैल्यूज ऑफ हमारी m होती हैं वो -l से +l के बीच में लाई करती हैं। तो n अगर 3 है, l इक्वल टू 0 है, तो m का वैल्यू -1 हो सकता है क्या, ना ये नहीं हो सकता। तो 26 का आंसर ए होएगा क्या, ना ए नहीं होएगा 26 का। n इक्वल टू 3 है, l इक्वल टू 3 पॉसिबल है क्या, ना l इक्वल टू 3 पॉसिबल नहीं है। 0 1 एंड 2 नहीं हो सकता, b भी नहीं होएगा। l इक्वल टू 2 पॉसिबल है, यस। ये -2 से +2, यस। तो सी ऑप्शन बनेगा। डी में 3 है, हाँ, 0 1 2 में से कुछ भी हो जाए। 0 हो सकता है क्या, हो सकता है। अगर l इक्वल टू 1 है तो हो सकता है, इसमें क्या है। तो 26 का आंसर क्या आ गया, सी एंड डी। 27 क्वेश्चन ये अपना रिपीट है, तो इसको आप स्किप कर दो। ओके, थैंक यू गाइस।